नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बारे में बात करेंगे। देखिए, युद्ध चल रहा है, 3 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं। आई रिमेंबर February 24, 2022 को लड़ाई शुरू हुई थी। May 24 को 3 महीने हो चुके हैं। हम लोग चौथे महीने में एंटर कर चुके हैं इस लड़ाई के। किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतनी लंबी ये लड़ाई चलेगी, बट स्टिल द कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन। द कॉन्फ्लिक्ट इज नाउ फोकस्ड। ईस्टर्न यूक्रेनियन रीजन में काफी भीषण अभी भी लड़ाई चल रही है। डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजन में यूक्रेन इज ऑल्सो रिटेलिएटिंग। द फाइट इज स्टिल गोइंग ऑन। लेकिन हम लोग उस युद्ध के अपडेट के बारे में नहीं बात करें। ये तो आप चीजें देख सकते हो कि यूक्रेन ने कुछ अटैक किया, रशिया ने कुछ अटैक किया, न्यूज में हम लोग ये सारी चीजें देख सकते हैं। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, क्या युद्ध एंड हो सकता है। हम लोग यहाँ पे एक सवाल उठाने वाले हैं, कैन वीट यानी कि गेहूं, फूड की क्राइसिस हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। देयर इज अ वीट क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो क्या ये वीट क्राइसिस इस पर्टिकुलर लड़ाई को रोक सकता है? विल वीट क्राइसिस एंड दिस वॉर? ये हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अब हम लोग ये अनुमान नहीं ला सकते कि इमीडिएटली वॉर एंड हो सकता है, बट वीट क्राइसिस के चलते कहीं ना कहीं एक कदम उठाया जा सकता है शांति की तरफ, नेगोशिएशन की तरफ। यही चीज हम लोग समझेंगे कि रिसेंट टाइम्स में कुछ डेवलपमेंट हो रही है रिगार्डिंग वीट क्राइसिस। देयर इज अ नेगोशिएशन गोइंग ऑन। इसको समझेंगे। ये हम लोग कैसे समझेंगे? विल अंडरस्टैंड बाय व्हाट इज हैपनिंग इन द ब्लैक सी रीजन। व्हाट इज रशिया डूइंग इन दिस ब्लैक सी रीजन? क्योंकि रशिया ब्लैक सी के चलते, ब्लैक सी में उनका जो पावर है उसके चलते नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे विश्व में एक फूड क्राइसिस आ चुकी है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस के साथ जुड़ा हुआ है वो ऑलरेडी कह चुका है, इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज फूड क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इस क्राइसिस के चलते कहीं ना कहीं नेगोशिएशंस की एक दिशा, नेगोशिएशन की तरफ एक कदम जरूर उठाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस भी इसमें लगा हुआ। चलिए यहाँ पे समझते हैं, कैन द वीट क्राइसिस, कैन दिस वीट इशू गिव अस अ डायरेक्शन टुवर्ड्स एंडिंग दिस पर्टिकुलर वॉर? ये रहेगा एजेंडा हमारी चर्चा का। टू गेट टू नो दिस इंफॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, क्या आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं या फिर करने की इच्छा रखते हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल भी होंगे। सर, तैयारी कैसे शुरू करें? मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है। मैंने सुना है कि इसके जो कोर्सेज होते हैं, ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, इनकी प्राइस होती है 1 लाख। कोर्स की प्राइस है 1 लाख, 2 लाख। सो अगर आपके दिमाग में ये सारे सवाल चल रहे हैं, देन डू विजिट आवर वेबसाइट studyIQ.com। आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, दिस इज अ मंथ एंड ग्रैंड सेल गोइंग ऑन स्टडी आईक्यू। 27 से 31 मई तक जो डिस्काउंट चल रहा है उसका जरूर फायदा उठाइए। चलिए, इनफैक्ट मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे, ताकि थोड़ी सी जानकारी आप ले लें अबाउट आर कोर्सेस। तो ये है हमारी वेबसाइट। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, यूपीएससी कोर्स पे क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड अ विंडो लाइक दिस, जहां पे आप देख सकते हैं यूपीएससी कोर्स की प्राइस है 55,000 रुपीज, लेकिन उसके ऊपर ऑलरेडी 64% का डिस्काउंट चल रहा है जो 31 मई 2022 तक अवेलेबल है। आपको ये ध्यान रखना है कि 1 जून 2022 से ये प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, लेकिन इसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड इस्तेमाल करोगे राहुल फ्लैश, कैपिटल RAHULFLASH। तो आपको ये कोर्स फ्रॉम 27 मई टिल 31 मई आपको मिलेगा फॉर ओनली 9999। अगर आप इस कोर्स की कंटेंट को देखेंगे, एग्जाम्स दैट वी कवर हियर इज यूपीएससी जनरल स्टडीज, ऑफ कोर्स वी नो। और आपको ये ध्यान रखना है कि 27 से 31 मई तक हमारा ऑप्शनल के ऊपर भी भारी डिस्काउंट चल रहा है। आपको जो भी ऑप्शनल हमारे पास अवेलेबल है 4999 में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा अलग चैनल भी बना है, स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल बना है, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस पर्टिकुलर डिस्काउंट विंडो में 27 से 31 मई तक सारे स्टेट पीसीएस के कोर्सेज 499 में अवेलेबल है आपके लिए। और यूपीएससी कोर्स में आप देख सकते हो कि हमारी जो फैकल्टी है, रिनोन्ड फैकल्टी फ्रॉम द कंट्री, दे हैव क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर कोर्स। अगर आप देखोगे, यू कैन क्लिक ऑन डेमो वीडियोस, आप हमारे डेमो वीडियोस देख सकते हो। कोर्स कंटेंट पे जब आप जाओगे तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहला सवाल, कैसे तैयारी शुरू करें? बिगिनिंग द प्रिपरेशन, हाउ टू बिगिन द प्रिपरेशन। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा हाउ टू बिगिन। प्रीलिम्स के लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम 2022 चल रहा है, 2023 के लिए फिर से प्रोग्राम आएगा। करंट अफेयर्स प्रोग्राम रन हो रहा है हमारा। बाकी सारे जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट कवर्ड है यहाँ पे। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, यू विल सी एवरीथिंग। करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से स्पेशल कवरेज मिलेगी आपको। प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स, मेंस की करंट अफेयर्स, जो हमारी अलग करंट अफेयर्स होती है, फॉर एग्जांपल फ्रॉम दी ऑल इंडिया रेडियो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, मैगजीन की जिस्ट होती है, सारी चीजें यहाँ पे पड़ी हुई है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व किए जाएंगे, डेली करंट क्विजेस होंगे। सो एवरीथिंग इज अवेलेबल एट वन पर्टिकुलर प्लेस।
सो डू गो हियर, वॉच इट एंड टेक एडवांटेज ऑफ द डिस्काउंट 27 मई से 31 मई तक। जैसे कि मैंने आपको बताया, लड़ाई अभी चौथे महीने में एंटर कर चुकी है। रशिया हैज इंटेंसिफाइड इट्स ऑफेंसिव इन द डॉनबास रीजन, डोनेट्स्क और लुगांस्क रीजन में, दैट इज ईस्टर्न यूक्रेनियन रीजन में अभी भी भीषण लड़ाई चल रही है। द वॉर हैज एंटर्ड द 4th मंथ। यहाँ पर क्या हो रहा है, डेवलपमेंट क्या चल रही है? देखिए, अगर हम लोग इस वॉर की बात करें, इसके पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था इतना लंबा वॉर चलेगा। सबको लग रहा था कि रशिया विल गो फॉर अ स्विफ्ट विक्ट्री, लेकिन यूक्रेन हैज रिटेलिएटेड, नेटो का उन्हें समर्थन मिला है, तो लड़ाई अभी लंबी छिड़ चुकी है। तो मैंने आपको बताया था व्हाट वुड बी अ फेस सेविंग सोल्यूशन फॉर पुतिन। Putin's face saving solution or a victory would be to get control over this particular coastal region, complete coastal region को। यूक्रेन को अगर कोस्टल रीजन से कट ऑफ कर दे, यानी कि ब्लैक सी रीजन से कट ऑफ कर दे, तो वो उनके लिए एक विक्ट्री जरूर हो जाएगी, राइट। और इसी की तरफ स्टेप भी लिया गया है। देखिए, ये जो ईस्टर्न यूक्रेन रीजन है, यहाँ पे तो लड़ाई चली रही है। डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजन में देयर इज अ फाइट स्टिल गोइंग ऑन। मैरियोपोल में फाइट चल रही है कंटिन्यूअस, आप जानते हैं। ऑलरेडी क्रीमिया के ऊपर उनका कब्जा हो चुका है 2014 में ही, तो दिस पर्टिकुलर रीजन इज ऑलरेडी देयर्स। अब इससे हो क्या रहा है, लैंड पे तो लड़ाई चली रही है, लेकिन अगर हम लोग इस ब्लैक सी की बात करें, ब्लैक सी पे अभी भी मैं कहूंगा रशिया का कब्जा है ही है। रशिया ने ब्लैक सी में एक नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है। यूक्रेन की जो पोर्ट्स है यहाँ पे, जो कॉन्स्टेंटा हो गया, ओडेसा हो गया, उस डोनेस्क हो गया, वहां से कोई भी शिपमेंट कहीं पे भी बाहर नहीं निकल पा रही है। रशिया हैज राइट नाउ ब्लॉकेडेड कंप्लीट ब्लॉक सी, नेवल इसके ऊपर ब्लॉकेड लगा दिया। और यहाँ पे नेवल सुपीरियोरिटी भी है, मैं कहूँगा रशिया की। कई सालों से वो धीरे धीरे यहाँ पे अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप कर रहे थे, जैसे कि क्रीमियन पेनिनसुला पे कब्जा कर चुके हैं। उनके खुद के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, जैसे कि नोवोरोसिस्क, जहाँ से वो काफ़ी कब्जा रखते हैं ब्लैक सी के ऊपर, ये हम लोग जानते हैं। तो अगर हम लोग व्हाट इज हैपनिंग इन द ब्लैक सी की बात करें, तो रशिया स्टिल एंजॉयज a huge naval superiority in the entire northern Black Sea region, ये हम लोग जानते हैं। ऑल्दो देखिए, अगर आपने न्यूज देखा है, अपनी रिसेंट टाइम्स की डेवलपमेंट देखी है, तो रशिया हैज सफर्ड सम सेटबैक्स ऑफ कोर्स, लेकिन अभी भी उनकी नेवल सुपीरियरिटी बरकरार है। यूक्रेन ने कुछ विक्ट्रीज जरूर पाई है, मैरिटाइम विक्ट्रीज पाई है, स्पेशली जो रशिया का शिप उन्होंने तहस नहस कर दिया था मॉस्को, जिसके ऊपर नेपच्यून मिसाइल्स फायर किए गए थे। मॉस्को को इन्होंने खत्म कर दिया था, ये हम जानते हैं। एक प्रीमियर शिप थी रशिया की, जिसे खत्म कर दिया था यूक्रेन ने। इसके अलावा रिसेंटली स्नेक आइलैंड के आसपास भी आपने खबरें जरूर सुनी होगी, जहां पे रशिया वाज ट्राइंग टू बिल्ड अ ब्रिज, जहां पे बहुत सारे रशियन वेसल्स को सिंक कर दिया था यूक्रेन ने। तो कुछ कुछ मैरिटाइम विक्ट्री जरूर मिली है कहीं ना कहीं यूक्रेन को, लेकिन ओवरऑल हम लोग अभी भी कह सकते हैं दैट रशिया मेंटेन्स इट्स सुपीरियरिटी इन दी ब्लैक सी, स्पेशली इन दी नदर्न ब्लैक सी फॉर श्योर। ये तो हम लोग कह ही सकते हैं। अब ये कैसे पता चल रहा है, नेवल ब्लॉकेड कर चुके हैं। यूक्रेन इज नॉट एबल टू सेंड एनी ऑफ देयर शिपमेंट्स एनीवेयर। अगर शिपमेंट करने की कोशिश भी करेंगे तो प्रोबेबली रशिया उस पर अटैक कर देगा, क्योंकि उनकी मिसाइल रीच वहां तक है, देन दे कैन अटैक दो शिपमेंट्स। अब इन सब के बीच हो क्या रहा है, वी ऑल नो रशिया एंड यूक्रेन आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीट। ग्रेन एक्सपोर्ट करते हैं ये लोग, और मेजरली व्हीट। देखिए, व्हीट हर जगह व्हीट की कंजम्पशन ज्यादा होती है। अब जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में हो गया, दे हैव ब्रेड, अब ब्रेड किससे बनता है, व्हीट से ही बनता है। तो व्हीट के एक्सपोर्ट उनके लिए बहुत जरूरी होता है। एंड टाइम इज रनिंग आउट फॉर यूक्रेनियन ग्रेन एक्सपोर्ट्स बिकॉज ऑफ ब्लॉक्ड सी पोर्ट्स। फरवरी 24 से कोई भी शिपमेंट नहीं निकला है यूक्रेन से। तो यहां से अगर जाएगा तो कहाँ जाएगा, कुछ देशों में जाएगा जहां पे व्हीट की जरूरत है, वहां पे फूड क्राइसिस हो रही है। देखिए, इस पर्टिकुलर युद्ध की वजह से हम ऑलरेडी जानते हैं कि व्हीट के प्राइसेस इतने ज्यादा सर्ज हो चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो दैट ऑन February 24 रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, और यहाँ पे आप देख सकते हो द व्हीट प्राइस हैज गॉन वेरी हाई। इनफैक्ट इंडिया में भी हम लोगों ने देखा है गेहूं के दर जो है वो बढ़ चुके हैं। ऑलरेडी द व्हीट प्राइसेस हैव गॉन हायर। हम लोगों ने खुद अपनी व्हीट की जो एक्सपोर्ट थी, निर्यात थी, उसे हम लोगों ने रोक दिया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है व्हीट एक्सपोर्ट्स। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड द व्हीट प्राइसेस आर गोइंग वेरी हाई। And what is this leading to? This is creating a global famine condition, यानी कि फूड इनसिक्योरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इस चीज को ऑलरेडी हाईलाइट कर चुका है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, FAO। इन्होंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है रशिया और यूक्रेन की युद्ध के चलते पूरे विश्व में फूड का क्राइसिस होगा, एक ग्लोबल फैमिन होगा। अब ये क्यों? देखिए,
रशिया और यूक्रेन मेजर एक्सपोर्टर्स हैं वीट के। अगर हम लोग 2020 के आंकड़े देखें, रशिया वाज टॉप एक्सपोर्टर विद 37.3 मिलियन मेट्रिक टन्स वीट एक्सपोर्ट। और यहाँ पे आप यूक्रेन को भी देख सकते हो, 18.1 मिलियन मेट्रिक टन्स ये लोग एक्सपोर्ट करते थे। 2020 के आंकड़े हैं और मोर और लेस इससे ज़्यादा ही नंबर रहेंगे, नंबर एटलीस्ट होते थे 2021-22 में। तो अगर हम लोग ये देखें कि किन कंट्रीज की निर्भरता है इन पे, just look at the countries which are highly reliant on wheat, most vulnerable countries amid this wheat shortage. सोमालिया और बेनिन 100% इनका जो गेहूं आता था ये यूक्रेन और रशिया से आता था। फ्रॉम यूक्रेन सोमालिया इज हाईली डिपेंडेंट, लाओस इज हाईली डिपेंडेंट, इजिप्ट में बहुत सारा गेहूं आता था यूक्रेन से, सूडान हो गया, कॉन्गो हो गया, सेनेगल हो गया, तंजानिया हो गया, रशिया और यूक्रेन से ये गेहूं लिया करते थे। इनफैक्ट यूक्रेन की अगर हम लोग बात करें, सबसे बड़े डिपेंडेंट कंट्रीज होंगे इजिप्ट के बाद हो गया इंडोनेशिया के अलावा सोमालिया, इवन इंडिया को भी एक्सपोर्ट किया करते थे यूक्रेन। पाकिस्तान इज हाईली रिलायंट ऑन यूक्रेन फॉर वीट। तो पूरे विश्व में वीट की क्राइसिस हो चुकी है और स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज में अभी गेहूं नहीं पहुंचेगा तो वहां पे क्या होगा, देयर वुड बी अ प्रॉब्लम ऑफ फैमिन इटसेल्फ। दिस इज लीडिंग टू ह्यूज ग्लोबल फैमिन, ये हाईलाइट हो चुका है और ये सभी को पता चल चुका। और इसीलिए अब नेगोशिएशंस की बात चल रही और रशिया ने भी कहीं ना कहीं एक अपना रुख जरूर बता दिया कि हाँ वी आर रेडी फॉर नेगोशिएशंस। देखिए, सभी ने एक्सपेक्ट किया था कि रशिया को एक बहुत ही स्विफ्ट विक्ट्री मिल जाएगी, लेकिन विक्ट्री नहीं मिली। सैंक्शंस के ऊपर सैंक्शंस लगे जिसकी वजह से रशिया की इकोनॉमी कंप्लीटली क्रिपल हो चुकी है। अभी भी रशिया लड़ रहा है, मैं कहूंगा फेस सेविंग लड़ाई चल रही है, कहीं ना कहीं वो भी इस लड़ाई से बाहर निकलना चाह रहे हैं, राइट। तो नेगोशिएशंस होगी आगे चल के। ज़ेलेंस्की भी स्टेटमेंट दे चुके हैं दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू नेगोशिएट। सो परहैप्स वन सॉल्यूशन कैन बी यूक्रेन सीडिंग सम एरिया फॉर गेटिंग सम कंसेशन, दैट माइट बी वन ऑफ द सॉल्यूशंस। और इसके चलते हम लोगों ने न्यूज़ भी देखा है, लेकिन रशिया ने क्लियर कट इंडिकेशन दिखा दी है यहाँ पे कि हम लोग ब्लैक सी के जो पोर्ट्स हैं, ब्लैक सी के ऊपर जो कब्जा है, यूक्रेनियन पोर्ट्स का जो ब्लॉकेड किया हुआ है, इसको हम लोग ईज आउट कर सकते हैं अगर सैंक्शंस कम हो जाए। इट इज ऑल डिपेंडेड ऑन सैंक्शंस रिव्यू, ये रशिया ने स्टेटमेंट दिया कुछ ही दिनों पहले, राइट। इन मे इटसेल्फ दे सेड दीज थिंग्स। इसके अलावा रिसेंट की न्यूज है, रिसेंटली देयर इज अ टॉक गोइंग ऑन बिटवीन यूनाइटेड नेशंस, एक यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव मॉस्को जाने वाले रशिया, नॉट टू टॉक अबाउट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स इन जनरल। यहाँ पे एक स्टेटमेंट आया था, रशिया के जो यूएन एम्बेसडर है वसीली नेबेंजिया, इन्होंने कहा कि अ सीनियर यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियल इज गोइंग टू विजिट मॉस्को वेरी वेरी सून, but this is not regarding the wheat, this is not regarding the grain, this is regarding the fertilizer exports. But in general हम जानते हैं कि पिछले महीने अप्रैल 2022 में यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने ऑलरेडी मॉस्को विजिट किया था, पुतिन से मिले थे, ही ऑल्सो विजिटेड यूक्रेन। और तब से लेकर ये कहा जा रहा है कि देयर इज इंटेंस पार्ले दैट इज गोइंग ऑन, इंटेंस डिस्कशन चल रही है। ही इज ऑलरेडी इन कांटेक्ट विद रशिया, यूक्रेन, टर्की, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, जहां पे ये ब्रोकर करना चाहते हैं एक डील, स्पेशली टू एवर्ट दिस वीट क्राइसिस, यानी कि वीट बेस्ड डिप्लोमेसी जरूर चल रही है। कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस अभी एक पैकेज डील की बात कर रहा है जहां पे यूक्रेन के फूड एक्सपोर्ट, रशिया के फूड एक्सपोर्ट और फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट पूरी दुनिया पे पहुंचे। ऑलरेडी पूरे विश्व में मैं कहूंगा एक इन्फ्लेशन का खतरा मंडरा रहा है। देखिए, कोविड-19 के चलते बहुत सारी इकोनॉमीज ने मनी पंप इन किया हुआ था, अभी मॉनेटरी टाइटनिंग चल रही है जिसके तहत वो लोग पैसा सक आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ चुका है। इसके बीच फ्यूल इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, ऑल दीज आर क्रिएटिंग ह्यूज प्रॉब्लम्स और ग्लोबल फैमिन की भी सिचुएशन बन चुकी है। इसके चलते एक पैकेज डील की बात करें तो क्या पैकेज डील हो सकती है, व्हाट कैन बी अ पॉसिबल सोल्यूशन, तो किस सोल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, अब सोल्यूशन, सिंपलेस्ट सोल्यूशन क्या होंगे कि यूक्रेन एंड रशियास नेवल ब्लॉकेड, क्या वो कर सकते हैं? यहां पे मैंने लिखा है नो। देखिए, ऑल्दो यूक्रेन की कुछ स्विफ्ट विक्ट्रीज हुई है, लेकिन यूक्रेन डू नॉट हैव दैट फायर पावर टू एंड द नेवल ब्लॉकेड। अगर समझ लीजिए नेटो की मदद से नेवल ब्लॉकेड को एंड भी कर लिया तो क्या इनके शिपमेंट्स कोई ले जाएगा? इनके शिपमेंट्स जो भी ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स होते हैं, मैरिटाइम लॉजिस्टिक्स कंपनी है, क्या वो शिपमेंट लेके जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि खतरा तो अभी भी रहता है। उनके अगर शिपमेंट जा रहे हैं तो रशिया हैज अ कैपेबिलिटी टू फायर अ मिसाइल जहां पे शिपमेंट ही बर्बाद हो गया। तो अगर यूक्रेन ब्लॉकेड खत्म भी कर पाएगा तब भी इट इज नॉट अ सोल्यूशन बिकॉज रशिया हैज द कैपेबिलिटी टू अटैक। अब दूसरा सवाल, कैन रशिया एंड द ब्लॉकेड यूनिलैटरली? अब कर तो सकते हैं लेकिन वो नहीं करेंगे। आई हैव रिटन इट हियर नो क्लियरली। अब
यूनिलैटरली तो नहीं करेंगे, यानी कि अपनी तरफ से ये तो नहीं करेंगे, कोई ना कोई क्विड प्रो को डील जरूर चाहिए। इन्होंने ऑलरेडी इंडिकेशन दे दी है कि हम अगर सैंक्शंस रिव्यू हो जाएंगे तो शायद हम लोग ब्लॉकेड एंड कर सकते हैं, एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए एक वायबल सॉल्यूशन क्या रहेगा? एक वायबल सॉल्यूशन रहेगा कि एक प्रोटेक्टेड मैरिटाइम जोन एनफोर्स किया जाए बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्योंकि जैसे ही ये होगा तो जो इंश्योरर्स रहेंगे, यानी कि देखिए अगर यूक्रेन से वीट शिपमेंट निकल रहा है तो वो इंश्योर्ड भी होना चाहिए, क्योंकि अटैक हो रहा है। तो इंश्योरर्स अभी फिलहाल तो मना कर देंगे, जब तक सेफ्टी नहीं दिखाई जाएगी तब तक इंश्योरेंस भी मना करेंगे। अगर इंश्योरेंस नहीं तो शिपमेंट ही नहीं निकलेगी। तो अगर ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन चाहिए तो वी नीड सम सॉर्ट ऑफ अ जोन। अगर मैं जोन की बात करूँ, चलिए थोड़ा सा मैप पे चलते हैं। यहाँ पे आई टेक यू टू दिस मैप, राइट। अगर इस मैप की बात करें, सी एक जोन बनाया जाए जहां पे हम लोग इस पर्टिकुलर जोन से शिपमेंट जाएगी या फिर इस पर्टिकुलर जोन से शिपमेंट जाएगी जहां पे अटैक नहीं होगा, और इंटरनेशनल कम्युनिटी यहां पे सेफ्टी प्रोवाइड करेगी। अब सवाल ये उठता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का मतलब क्या? विल इट बी यूनाइटेड नेशंस लेड और विल इट बी नेटो लेड? अगर नेटो लेड है तो शायद यहाँ पे रशिया ना माने, राइट। बट इन जनरल a viable solution as of now is this itself. A viable solution is a protected maritime zone जहां से रशिया के खुद के एक्सपोर्ट्स भी निकले, यानी कि रशिया का जो वीट है वो भी निकले, यूक्रेन का वीट है वो भी निकले और दुनिया तक पहुंचे, क्योंकि अभी एक ग्लोबल फैमिन की सिचुएशन बन चुकी है। तो कौन यहाँ पे सपोर्ट कर सकता है, या फिर कौन यहाँ पे एक वायबल प्लेयर बन सकता है? यूनाइटेड नेशंस ऑफ कोर्स बन सकता है। नेटो के लिए शायद रशिया मना कर दे। इनफैक्ट रशिया ने अपनी इंडिकेशन ऑलरेडी बता दी, मैंने आपको बताया, रशिया रेडी टू सेट अ कॉरिडोर फॉर शिप्स लीविंग यूक्रेन बट विथ कंडीशन। अब ये विथ कंडीशन क्या होगी? दीज आर द कंडीशंस वेयर दे विल आस्क फॉर रिडक्शन ऑफ सैंक्शंस, यानी कि सैंक्शंस कम करे, शायद यूएस से मिसाइल्स हटाने की भी बातें करें। जो भी नेगोशिएशन होगी इसके ऊपर तुम्हारी नजर रहेगी। इन कंडीशंस के बारे में और भी ज्यादा क्लैरिटी आएगी जब भी यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल पहुंचेंगे मॉस्को बातचीत करने के लिए। बट कंडीशंस के साथ रशिया ने कह दिया है कि कॉरिडोर बनाने के लिए हम भी तैयार रहेंगे, ताकि ग्रेन पूरे विश्व को पहुंचे, यूक्रेन से भी पहुंचे, हमसे भी पहुंचे, विच विल हेल्प द एंटायर वर्ल्ड। बट अगेन सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस। व्हाट कंडीशंस विल नो इन फ्यूचर। इसलिए मैंने आपको डिस्कशन की शुरुआत में कहा था, विल वीट क्राइसिस एंड द वॉर? परहैप्स नॉट एंड द वॉर, बट एक कदम तो उठाया जा रहा है नेगोशिएशंस की तरफ, एक कदम उठाया जा रहा है कि ग्लोबल क्राइसिस जो आ रहा है फूड इनसिक्योरिटी का, उसको अवॉइड करे, इसकी तरफ एक कदम जरूर उठाया जा रहा है। अब जैसे कि मैंने बात की थी, कौन हो सकता है वायबल प्लेयर? यूनाइटेड नेशंस तो होगा ही होगा, इसके अलावा एक वायबल प्लेयर हो सकता है टर्की। क्यों? क्योंकि मॉन्ट्रू कन्वेंशन के अंडर, हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं, मॉन्ट्रू कन्वेंशन के अंडर जहां पे दो स्टेट्स है, एक दार्दनाल स्टेट है, एक बॉस्फरस स्टेट है, यहां से जो भी शिप जाएगी ब्लैक सी, जो भी शिप आएगी ब्लैक सी से, उसका कंट्रोल रहेगा टर्की के पास ही। Again, according to the Montreux Convention regarding the regime of states, Turkey can be a viable player. अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? Although again, टर्की नेटो का भाग है, लेकिन हम लोग अगर बात करें टर्की की रिलेशंस जो है काफी चेकर्ड है। They have checkered relations with European Union. They have checkered relations with Russia also. अब ऐसा नहीं कि वो रशिया से काफी दूर भी है। जैसे अगर मैं कहूँ दिस इज टर्की हैज केप्ट एवरीबडी एट वन आर्म डिस्टेंस। यूरोपियन यूनियन को भी हाल ही में स्वीडन और फिनलैंड जो ज्वाइन करना चाहता नेटो, उसके ऊपर स्टेटमेंट आया था। तो वी कैन क्लियरली से दैट रेसिप तैयब एर्दोगान हैज डिसरप्टेड नेटो यूनिटी। टर्की के काफी डिसेंट रिलेशंस थे विथ रशिया, ऑल्दो टर्की ने क्लियरली बता दिया है दैट यूक्रेन्स टेरिटोरियल सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज प्राइम, बट दे ऑल्सो हैव डिसेंट रिलेशंस विद रशिया। रशिया ने S-400 की डील की है, जो S-400 ट्रायम्फ सिस्टम इंडिया को दिया है, वही S-400 डिफेंस सिस्टम टर्की को भी मिल रहा है फ्रॉम रशिया। सो टर्की कैन बी अ वायबल ब्रोकर फॉर दिस पर्टिकुलर डील, अ पॉसिबल सोल्यूशन, जहां पे अंडर द सर्विलियंस, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ टर्की एंड अदर प्लेयर्स, जो भी एक्सेप्टेड प्लेयर्स होंगे, हम लोग एक वायबल मैरिटाइम जोन एनफोर्स कर सकते हैं, जहां से फूड ग्रेन यूक्रेन से भी निकल सकता है, फूड ग्रेन रशिया से भी निकल सकता है, ताकि पूरे विश्व में जो ये वीट का क्राइसिस हो चुका है, एक फूड इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है, इसका रेजोल्यूशन निकले। क्योंकि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर एज ऑफ नाउ। ये सबसे बड़ी एक चीज है, ग्लोबल स्तर की ये प्रॉब्लम है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कौन से देश है जो निर्भर है, एंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज डिपेंडेंट ऑन द वीट फ्रॉम यूक्रेन एंड रशिया, और वहां पे अगर फूड क्राइसिस आ गया, इट इज गोइंग टू बी कैटास्ट्रोफिक
फॉर द एंटायर वर्ल्ड. सो लेट अस वेट एंड वॉच. क्या ये वीट क्राइसिस हमें एक वीट बेस्ड डिप्लोमेटिक सोल्यूशन देगा या नहीं, इसके ऊपर हमारी नजर जरूर है. विल वेट एंड वॉच व्हाट यूनाइटेड नेशंस डज. क्या एक कॉरिडोर बनेगा नहीं बनेगा, आने वाले समय में पता चलेगा. जब भी होगा हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन स्टडी IQ. बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. जय हिंद.